हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान का भाग 5। यूनियन। जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 तक में की गई है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लीजिए। यह जो पद है, राष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक आप देख पा रहे होंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का बेहतरीन ट्रिक, इसका ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। प से हो गया राष्ट्रपति का पद, क से हो गया कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, न से हो गया निर्वाचन, को से हो गया कोटा, क का मतलब हो गया कार्यपालक, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा। दू से हो गया दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। द से हो गया दशा, स से हो गया शपथ, म से हो गया महाभियोग। और ये कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा वो 53 में, निर्वाचन किसके तहत होगा आर्टिकल 54 में बताया गया है, कोटा आर्टिकल 55 में देखेंगे, राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होगा वो 56 में डिस्कशन करेंगे। 57 में राष्ट्रपति का दोबारा से निर्वाचन, यो से हो गया था राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं, द से हो गया दशा, स से हो गया शपथ, म से होगा महाभियोग। ये 62 बार हो गया है, 61 है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक। अब यही सारे अनुच्छेदों को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक मतलब क्या होता है? आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद क्या होता है? औपचारिक होता है। औपचारिक मतलब नाम मात्र के लिए। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। ये औपचारिक जो पद होता है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी कि जितने भी नियम कानून बनेंगे इस देश के अंतर्गत, उस पर फाइनली किसका साइन होगा? राष्ट्रपति का होगा। कार्यपालिका का राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात करेंगे कार्यपालिका का, तो कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का तो प्रमुख होता है, लेकिन औपचारिक होता है, नाम मात्र के लिए होता है। लेकिन वास्तविक रूप से कौन प्रधान होता है कार्यपालिका का? पीएम होता है। और कार्यपालिका का मतलब क्या है कि आप सोचिए, एक किसी भी स्टेट या सेंट्रल का अगर कोई भी एम्प्लॉई है, यानी कि एक चपरासी से लेकर ऊपर आईएएस पीसीएस तक जितने भी लोग आते हैं, ये सब क्या है? कार्यपालिका का एक अंग है। और ये सबका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी कि कोई भी कार्य, देश में सभी भी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बिल पास होता है, लोकसभा या राज्यसभा के थ्रू कोई बिल पास होता है, तो अंत में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहाँ पर राष्ट्रपति का सील मोहर लगेगा। उसके बाद ही क्या होता है? उस बिल को कानून बना दिया जाता है। जैसे अगर कोई देखते हो कभी कभी कोई सेंट्रल से कोई ऑर्डर आता है कि हमें जनगणना कराना है या आधार कार्ड बनाना है, तो उसमें देश के सभी कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो जाते हैं? उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ऑर्डर कहाँ से आया है? ऊपर से कानून बन के आया है। किसके थ्रू आया है? राष्ट्रपति से बन के आया है। लेकिन आप सोचिए, उस कानून को बनवाने में मेन किसका हाथ है?
प्रधानमंत्री का हाथ है, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जितने भी राज्य के जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं ना, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि भाई इनको आप इस राष्ट्र का, इस राज्य का इनको आप गवर्नर बनाइए। तो इसीलिए हमारा जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का, लेकिन औपचारिक रूप से जो साइन वाइन करता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यही हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 53। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 53, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है औपचारिक रूप से, और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होता है। अब हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, पहली बात तो इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये जिस मेथड से किया जाता है उस मेथड का नाम क्या होता है? सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शनल मेथड। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। इसको हम लोग समझेंगे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति में आखिर वोटिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स पे भी हम बताएंगे एग्जाम्पल लेकर के, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस विधि का नाम क्या है? सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। अब सिंगल ट्रांजिटिव का मतलब समझिए, सिंगल ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई सिंगल ट्रांजिटिव क्या होता है। सिंगल ट्रांजिटिव का मतलब होता है प्रेफरेंस देना। सिंगल ट्रांजिटिव का मतलब होता है प्रेफरेंस देना, यानी किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, मैंने जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से आपको प्रेफरेंस देना है कि 1 नंबर पर किसको रखना है, 2 नंबर पर किसको रखना है, 3 नंबर पर किसको रखना है। ठीक है, यानी इसमें क्या करते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं। और प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये है कि राज्य के सभी विधायक, मतलब एमएलए का जो वोट है, एमएलए के जो वोट है, सभी एमएलए का जो वोट है, वो सभी एमपी के वोट क्या करना रहता है? बराबर करना रहता है। यानी एमएलए का जो वोट है, कुल वोट, टोटल वोट, कुल एमएलए के वोट, टोटल एमपी के वोट क्या करना रहता है? बराबर करना रहता है। यही है सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड। अब इसको हम एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। सपोज करिए 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, ए, बी एंड सी। एक आदमी गया, इनको 1 नंबर प्रेफरेंस दिया, इसको 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पे। दूसरा गया, इसको 2 नंबर पे दिया, इसको 1 नंबर पे दिया, इसको 3 नंबर पे दिया। फिर ये वाला गया, इनको 3 नंबर पे रखा प्रेफरेंस, इसको 2 पे, इसको 1 पे। ये वाला गया, इनको 2 पे रखा, इसको 1 पे रखा, इसको 3 पे रखा। ये वाला गया, इनको 1 पे रखा, इनको 2 पे रखा, इनको 3 पे रखा। अब इसमें काउंटिंग होगी, इसमें काउंटिंग होगी, फर्स्ट फेज काउंटिंग। अब इसमें हम लोग काउंटिंग में देखेंगे क्या कैसे काउंटिंग होता है। अब इसमें देखिए 1 नंबर पे ए वाले कैंडिडेट को 2 लोग रखे हैं, और बी वाले कैंडिडेट को 1 नंबर पे 2 लोग रखे हैं, और सी वाले को 1 नंबर पे केवल 1 लोग रखे हैं। यानी ये तो ऐसे ही क्या हो गया, ये हार गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया, 1 = 1। यानी कि इन दोनों लोगों को 1-1 नंबर पे 2-2 लोगों ने चूज किया था। यानी कि एक कैंडिडेट का जो वोट है फर्स्ट फेज काउंटिंग में, और बी वाले का जो वोट है क्या हो गया, बराबर, प्रेफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें होगी सेकेंड फेज, सेकेंड फेज होगी इसमें। अब देखेंगे 2 नंबर पे कितने लोग चूज किए हैं। ठीक है, ए वाले कैंडिडेट को 2 नंबर पे
2 लोगों ने चूज किया है, जबकि बी वाले को 2 नंबर पे 1, 2 और 3 लोगों को। यानी सेकेंड फेज में क्या हो गया, ए भी हार गया और बी वाला क्या हो गया, जीत गया। यानी जीता हुआ कैंडिडेट कौन होगा, बी। यानी बी कैंडिडेट क्या है कि जो इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति के लिए वो क्या हो गया, फाइनली जीत गया। यही है, आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है, सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इसका इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो आई होप आपको एक एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं इसमें कि आखिर इनके इलेक्शन में भाग कौन कौन सा लेता है। मतलब इनका हम लोग देख लेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी इनके इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं यही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम बना देते हैं संसद, लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं विधानमंडल। तो संसद में कौन कौन से इसके सदन हैं, 2 सदन हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल में कितने इसके अंग हैं, 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसके कैंडिडेट को बोलते हैं एमएलए, और इसमें जीत के जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एमएलसी। जब विधानमंडल पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको अच्छे से कि एमएलसी कैसे आखिर बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी वो बैकडोर तरीके से विधायक बनाने की प्रक्रिया है एमएलसी, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भाग कौन कौन से लेते हैं। अच्छा, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति का ये पावर दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 331 के तहत, और ये दिया गया है आर्टिकल 80 के तहत। आर्टिकल 80 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, और आर्टिकल 31 के तहत राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं भाग कौन कौन से लेते हैं। इसमें भाग लेते हैं, इसमें देखिए, इसमें ये भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, चाहे लोकसभा के हो राज्यसभा के हो। विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब विधान परिषद सदस्य क्यों नहीं भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि केवल हमारे भारत में केवल 6 ही राज्य में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा क्या है, 28 राज्य में है। तो इसमें भाग कौन कौन से लेंगे, ये पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन से लेते हैं। तो इसमें भाग लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर प्लस विधानसभा, यानी एमपीज और एमएलए इसमें भाग लेते हैं। और कौन कौन भाग नहीं लेंगे, तो जो मनोनीत सदस्य हैं, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, और विधान परिषद सदस्य, ये क्या करेंगे, ये तीनों लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सा भाग लेगा, ये आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, प्लस इसमें क्या है कि एक और चीज़ थोड़ा इसको और ब्रेक कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेंगे ही। अब 28 राज्य में विधानसभा है, विधानसभा प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में कौन कौन आ जाएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज के भी भाग लेंगे। यही है हमारा राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। अब मान लीजिए 2 केस आपको और याद रखना है यहाँ पे, कि मान लीजिए विधानसभा टोटल 6 स्टेट में है। अब मान लीजिए विधानसभा 6 स्टेट में से किसी 2 स्टेट, एक या एक से अधिक, यानी कि एक या नहीं, 2 या 2 से अधिक अगर मान लीजिए राज्य की विधानसभा अगर भंग है, तब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत करा लिया जाता है। क्योंकि क्या है, हमारा टोटल 28 राज्य है, यानी मेजॉरिटी में ये है। वैसे भी विधानसभा के सदस्य भाग इसमें लेते नहीं हैं, तो वो भंग रहे चाहे जो भी रहे, में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा अगर भंग है, तब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है 6 महीने के अंतर्गत करा लिया जाता है। ठीक।
ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर तक राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लेना है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने पे। अब मान लीजिए सीएम जो है, अगर ये विधान परिषद के सदस्य हैं, 6 राज्य में है विधान परिषद, 6 राज्य में, अगर मान लीजिए किसी राज्य का जो सीएम है वो विधान परिषद का क्या है, सदस्य है, तो वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज में यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अब 6 राज्यों में विधान परिषद वाले जो राज्य हैं, यानी 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसको कैसे याद करेंगे आप? तो इसका ट्रिक है, विधान परिषद वाले राज्यों को याद करने का ट्रिक है, तुम कब आओ, तुम कब आओ। तुम मतलब क्या हो गया, तेलंगाना, मतलब तू मतलब हो गया इसका ट्रिक है, तू मतलब क्या हो गया, तेलंगाना, म मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र, क मतलब हो गया कर्नाटक, ब मतलब हो गया बिहार, आ मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, उ मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। यही टोटल 6 राज्यों में विधानसभा है। अगर इन 6 राज्यों में 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए तेलंगाना कर्नाटक या तेलंगाना कर्नाटक बिहार के, अगर मान लीजिए विधान परिषद अगर क्या है, भंग है, उस केस में भी राष्ट्रपति का इलेक्शन 6 महीने के अंतर्गत करा लिया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। और कौन कौन से भाग नहीं लेते हैं, तो विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं, एमएलसी भाग नहीं लेते हैं इसमें। और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में और लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य करते हैं वो लोग भी भाग नहीं ले सकते हैं। और भाग क्यों नहीं लेंगे जो मनोनीत सदस्य, क्योंकि ये माना जाता है कि एक तरीके का पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति मनोनीत किए हैं तो ऑब्वियसली वो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, इसलिए ये लोग भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि जो इलेक्शन होता है उसमें एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है और एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक एमएलए यानी विधायक वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, और राज्य के कुल एमएलए इंटू 1000, ये होता है फार्मूला एक एमएलए की वोट की वैल्यू की। अब ऐसे ही देख लेंगे एक एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कुल एमएलए का वोट इसमें लिया जाता है डिवाइड बाई कुल निर्वाचित सांसद की संख्या, यानी कुल निर्वाचित सांसद की संख्या, ये होती है एक एमपी के वोट की वैल्यू। ऐसे आपको ये 2 फार्मूला याद रखना है आपको। यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाई राज्य का कुल एमएलए इंटू 1000, और एक एमपी के लिए क्या है, कुल एमएलए का वोट डिवाइड बाई कुल सांसद की संख्या। अब अगला हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 54 तक हो गया है। अब हम लोग अगला आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल नंबर 55, ये है राष्ट्रपति का कोटा। इसमें कुल मिलाकर वोट का टोटल कोटा रखा गया है कि आपको कितना वोट पाना है तभी आप बन पाएंगे मिनिमम, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज़ कि राष्ट्रपति को इलेक्शन लड़ने के लिए राष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई के पास रखना होता है।
15,000 रुपये आरबीआई के पास रखना होता है। इसको क्या बोलते हैं 15,000 रुपये को? इसको बोलते हैं जमानत राशि। यानी कि राष्ट्रपति को इलेक्शन लड़ने के लिए जमानत राशि के रूप में कितना रुपये रखना होता है? 15,000 रुपये रखना रहता है। कहाँ पे? आरबीआई के पास रखना रहता है। अब इसमें कोटा में बात किया गया। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का जो कोटा का फॉर्मूला होता है ना, वो कोटा का फॉर्मूला होता है यानी कुल वोट डिवाइड बाई कुल प्रत्याशी। टोटल कंटेस्टेंट्स कितने हैं? +1 मान लीजिए कुल वोट 25 है, ठीक है। अब कुल प्रत्याशी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। +1 करिए, कितना आ जाएगा? 5 + 1 कितना हो गया? 6। यानी कुल वोट कितना हो गया? 6। यानी कुल वोट का, यानी कुल 6 वोट हो रहा है, यानी कुल वोट का 1/6 राष्ट्रपति को पाना ही पाना है। यानी 6/6 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6 का 1/6, यानी 1 वोट तो पाना है इनको राष्ट्रपति बनने के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें 1 वोट तो पाना है। अगर कोई राष्ट्रपति, कोई कंटेस्टेंट अगर 1 वोट से कम वोट अगर लाता है तो उसकी जो 15,000 रुपये है जमानत राशि, वो जब्त कर ली जाती है। यही है राष्ट्रपति का कोटा, जिसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 55 में की गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल नंबर 55 क्या है। अब अगला देखते हैं हम लोग हैं। आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 56 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होगा? आर्टिकल 56 से कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल तो कितने साल का होता है? राष्ट्रपति कार्यकाल 5 ईयर्स के लिए होता है। अब इसमें मान लीजिए किसी कारणवश यदि किसी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, किसी कारणवश, मान लीजिए महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या मृत्यु हो जाए, यानी महाभियोग से अगर हटा दिया जाए, या मान लीजिए मृत्यु हो जाए, ये अगर दोनों हो जाए, महाभियोग से हटा सकते हैं या तो मृत्यु हो जाए, इन दोनों केस में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 मंथ्स के भीतर उसका इलेक्शन करा के उस पद को भरना रहता है। कितना मंथ का टाइम मिलता है? 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर ही राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा करके सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शनल मेथड से, जो मेथड हमने बताया, उस मेथड के तहत उसका इलेक्शन करवा करके उस पद को भरना होगा। कितना टाइम टोटल रहता है? 6 महीने। याद रखना आपको, 6 महीने के अंदर में भरना रहता है। अब एक और केस इसमें याद रखना है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद महाभियोग या मृत्यु के कारण, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है वो 2 या 3 साल ही काम किया, तो जो 2 साल काम किया उसको कितना काम बचा है? 3 साल और रहना चाहिए, 5 साल में कम हो रहा है। या 2 साल में अगर मान लीजिए उसको हटा दिया, अगर हट गया, मृत्यु हो गया 3 साल काम करके ही, राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, तो इनका काम मान लीजिए ये 2 साल में अगर मान लीजिए अगर महाभियोग हटा दिया जाए, 3 साल बचा इनका कार्यकाल। 3 साल अगर कोई कार्य करके इनके मान लीजिए मृत्यु हो जाती है और इनका कार्यकाल मान लीजिए बचा है 2 साल के लिए, तो जो नया राष्ट्रपति इसमें इलेक्शन करके आएगा ना जीत के, वो कितना साल के लिए बनेगा? जो नया राष्ट्रपति आएगा हमारा इलेक्शन करवा के 6 महीने के अंतर्गत जो इलेक्शन होगा, उसमें नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये कितने साल के लिए चुने जाएंगे? ये पुराने वाले राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल को पूरा ना करके इनको 5 साल के लिए फिर से बनाया जाता है नया से। ठीक है, तो यही है राष्ट्रपति कार्यकाल में आपको 3 चीज़ याद रखनी है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। मान लीजिए यदि किसी कारणवश या महाभियोग या मृत्यु के कारण यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, महाभियोग से उनके पद से हटा दिया जाता है, महाभियोग ला करके, तो 6 महीने के अंतर्गत वोट करा करके राष्ट्रपति का पद भरना होगा। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति जो है किसी कारणवश महाभियोग या मृत्यु से अपने पद से हट जाते हैं या उनका पद खाली होता है, तो जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा वो बचे हुए कार्यकाल को नहीं पूरा करेगा, बल्कि उसको नया सिरे से 5 साल के लिए फिर से नियुक्त होगा। ये 3 चीज़ें थी आर्टिकल 56 में। चलिए अब आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 57 क्या कहता है। तो आर्टिकल 57 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 57 ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 57 क्या करता है?
एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। यानी कि इसमें किसकी बात की गई है? दोबारा निर्वाचन। वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन मेथड क्या है? वही सेम, इनडायरेक्ट मेथड से और सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शनल मेथड से, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार देश के क्या हुए हैं? राष्ट्रपति रहे। कितना बार? 2 बार। 2 बार निर्वाचित हुए हैं। अब तक के लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे कौन कार्यरत हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 58 क्या है? आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की गई है। योग्यता में क्या क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक। और एक चीज और जोड़ लीजिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना होने का मतलब क्या है? कि कोई सरकारी सेवा में ना हो, किसी सरकारी पद पे ना हो। जबकि विधायक, मंत्री, राज्यपाल अगर हो तो राष्ट्रपति बनने योग्य हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। क्योंकि ये एक लाभ का पद नहीं माना जाता है। विधायक, मंत्री या राज्यपाल होना लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। यह क्या होते हैं? जब ये लाभ का पद ना होकर के ये जनता के सेवक होते हैं। लाभ के पद में क्या आएगा? केवल सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी में ना हो। आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 61 लास्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति संबंधित लास्ट अनुच्छेद आर्टिकल 61। 61 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, इसको याद रखना है, यूएसए से लिया गया है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग किन किन दशाओं में लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए। राष्ट्रपति क्या हो जाए? दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए, या मंत्रिमंडल की बात ना माने, या संविधान का उल्लंघन करे। अगर इनमें से कोई भी एक कारण हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है वही देखेंगे। पार्लियामेंट के 2 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के 2, विधानसभा, विधान परिषद। ये किसके होते हैं? संसद के सदन होते हैं। और विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। महाभियोग लाने में कौन ला सकता है महाभियोग? इसमें 2 तो पहले चुने होते हैं, एंग्लो इंडियन, और इसमें राष्ट्रपति कितने लोग चुने रहते हैं? 12 को मनोनीत करते हैं। और इधर हो गए एमएलसी और इधर हो गए एमएलए। महाभियोग में विधानमंडल से कोई भी नहीं आएगा, ना ही विधानसभा के सदस्य आएंगे और ना ही विधानसभा के परिषद भाग ले सकते हैं। महाभियोग कौन ला सकते हैं? या तो लोकसभा सदस्य ला सकते हैं या तो राज्यसभा सदस्य ला सकते हैं, यही लोग महाभियोग ला सकते हैं। और महाभियोग प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए?
महाभियोग प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए? तो 1/4 सदस्य चाहिए, यानी कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? इसमें है हमारे हैं 545, इसमें मान लीजिए 233 मेंबर है टोटल। मान लीजिए राज्यसभा के सदस्य को या तो लोकसभा के सदस्य को अगर लगता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, जो देश का राष्ट्रपति है, वो किसी दूसरे के प्रभाव में आ गया है, किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गया है, या तो मंत्रिमंडल की बात नहीं मान रहा है, या संविधान का उल्लंघन करता है, इन तीनों केस में ये लोग महाभियोग ला सकते हैं। यानी टोटल मेंबर का 1/4 सदस्य। मान लीजिए लोकसभा वाले को लगता है, तो लोकसभा वाले क्या करेंगे? लोकसभा या राज्यसभा वाले को मान लीजिए लगता है, तो इसके 1/4 सदस्य क्या कर सकते हैं? इस महाभियोग को प्रारंभ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। 1/4 सदस्य को अगर हम बोलेंगे तो 25% लगभग सदस्य क्या करेंगे? इसको महाभियोग स्टार्ट कर सकते हैं। महाभियोग किससे स्टार्ट किया जा सकता है? या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा को। किन किन दशाओं में? तो हमने बताई दी आपको दशा। दूसरे देश के प्रभाव में अगर राष्ट्रपति हमारा आ गया हो, या मंत्रिमंडल की बात ही ना मान रहा हो, या संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, इन तीनों केस में क्या कर सकते हैं लोग? महाभियोग प्रारंभ कर सकते हैं। महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। लोकसभा से हो रहा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य प्रारंभ कर सकते हैं, या तो राज्यसभा से महाभियोग शुरू किया जा रहा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य होने चाहिए प्रारंभ करने के लिए। अब क्या है कि मान लीजिए राज्यसभा वाले स्टार्ट किए महाभियोग, ठीक है, 233 मेंबर क्या हुए? 233 का 1/4 मेंबर क्या किए? महाभियोग स्टार्ट कर दिए। अब ये जाएगा राज्यसभा से लोकसभा में। टोटल कितना दिन के समय दिया जाएगा? 14 डेज़ का समय दिया जाएगा। अब इसके विचार विमर्श होगा कि क्या ये बात सही है नहीं है, आपस में डिस्कशन करेंगे लोकसभा वाले, और फिर इसका टोटल सदस्य जो है 545 मान लीजिए, इसका 2/3 मेंबर अगर पास कर दिए, महाभियोग की प्रक्रिया को अगर पास कर दिए 14 दिन के भीतर, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सच माना जाएगा और राष्ट्रपति को उनको पद से हटाया जा सकता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू नहीं हुआ है, महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, ठीक है। तो ये होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग चालू करने की प्रक्रिया, जिसका डिस्कशन किसमें किया गया है? आर्टिकल 61 में। और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।